बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट्स डेफिसिट स्पेंडिंग किस तरह करती हैं। डेफिसिट स्पेंडिंग का मतलब यह है कि गवर्नमेंट के पास लेट्स से $80 हैं टैक्स की इनकम और खर्चा 100 का है, तो $20 का डेफिसिट है। तो $20 के लिए जो गवर्नमेंट है वो बॉन्ड इशू करेगी या ट्रेजरी बिल या बॉन्ड। अच्छा, अब दो रूल्स यहाँ याद रखना ज़रूरी हैं जो अहम हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। एक तो ये है कि जो गवर्नमेंट का है बैंक अकाउंट, तो गवर्नमेंट का अकाउंट खुलता है सेंट्रल बैंक में। तो जिस तरह कमर्शियल बैंक्स का अकाउंट होता है सेंट्रल बैंक में, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, एचएसबीसी है, उन सब कमर्शियल बैंक्स के अकाउंट्स होते हैं सेंट्रल बैंक के पास। और इसी तरह गवर्नमेंट का भी एक अकाउंट होता है सेंट्रल बैंक के पास। तो उस अकाउंट से पेमेंट्स होती हैं। अगर गवर्नमेंट को सैलरीज पे करनी है तो गवर्नमेंट उसमें से कटवा लेगी पैसे, तो ट्रांसफ़र कर देगी सेंट्रल बैंक से उस पुलिस वाले को या जिसको भी पैसे पे करने। तो सेंट्रल बैंक जो है कमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट दोनों के खाते रखता है, अपने अकाउंट्स ऑपरेट करता है। दूसरा रूल ये है कि अक्सर कंट्रीज में, बल्कि ये तो अब ग्लोबल ही हो गया है फिनोमिना, कि सेंट्रल बैंक डायरेक्टली नहीं खरीदता। जो बॉन्ड है ना $20 का, ये जो बॉन्ड इशू हो रहा है, ये गवर्नमेंट जो है पब्लिक को इशू करती है, आवाम को, बैंक्स को, प्राइमरी डीलर्स को। तो ये $20 का बॉन्ड जो है वो पब्लिक खरीदती है, सेंट्रल बैंक डायरेक्टली नहीं खरीदता। अच्छा, अब इसके मेन प्लेयर्स कौन कौन है? ये यूएस का एग्जांपल है, अमेरिका का, लेकिन हर मुल्क में सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम सिमिलर है। तो मेन प्लेयर्स हैं ट्रेजरी जो गवर्नमेंट है, तो ये गवर्नमेंट जो है बॉन्ड इशू करती है। और जैसे मैंने कहा कि ये जो टीजीए है ये उसका करंट अकाउंट है, जो सेंट्रल बैंक में अकाउंट खोलती है। तो गवर्नमेंट का एक अकाउंट होता है और गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है। फिर दूसरा सेंट्रल बैंक एक प्लेयर है जो रिजर्व्स मैनेज करती है और रिपोज लोन्स देती है कमर्शियल बैंक्स को। प्राइमरी डीलर्स वो इन्वेस्टर्स हैं जो बॉन्ड्स खरीदते हैं। और प्राइवेट बैंक्स कमर्शियल बैंक्स हैं, एचएसबीसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, नेटवेस्ट वगैरह। और हाउस होल्ड जो हैं, जो हम लोग की तरह जो आम लोग हैं या वर्कर्स हैं वगैरह। अच्छा, अब ऐसा अज्यूम करें कि स्टार्टिंग पॉइंट है, सारे बैलेंस ज़ीरो हैं, गवर्नमेंट के पास कोई पैसा नहीं है, एसेट लाइबिलिटीज़ नहीं है, और सारे अकाउंट्स ज़ीरो हैं, सेंट्रल बैंक में भी ज़ीरो रिजर्व्स हैं, प्राइमरी डीलर्स वगैरह जो है। स्टार्टिंग पॉइंट से हम शुरू कर रहे हैं। अच्छा, अब ये होता है कि गवर्नमेंट को $100 रेज करने हैं और जो प्राइमरी डीलर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास $100 नहीं है खरीदने के लिए। लेकिन उनका काम यह है कि वो ये बॉन्ड्स को खरीदें, यानी उनके ऊपर वाजिब है कि वो खरीदें गवर्नमेंट से। अब इनके पास गवर्नमेंट ने $100 का बॉन्ड इशू किया, प्राइमरी डीलर्स के पास पैसे नहीं है, तो प्राइमरी डीलर्स जो हैं सेंट्रल बैंक से उधार लेंगे पहले स्टेप में। तो सेंट्रल बैंक $100 का उधार देगा इन्वेस्टर्स को, प्राइमरी डीलर्स को। और फिर जब $100 इनके पास आ जाएंगे तो वो ये $100 को इस्तेमाल करेंगे बॉन्ड खरीदने के लिए। तो इफेक्टिवली क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट डायरेक्ट सेंट्रल बैंक को भी बेच सकती थी बॉन्ड, लेकिन वो क्योंकि अलाउड नहीं है, तो इसलिए क्या करिए, गवर्नमेंट पहले बॉन्ड इशू करिए $100 को प्राइमरी डीलर्स को। उनके पास पैसे नहीं है, तो वो प्राइमरी डीलर सेंट्रल बैंक से उधार ले रहे हैं पहले पैसे। तो उनकी बैलेंस शीट एंट्री ये होगी कि जो सेंट्रल बैंक है उसने $100 का लोन इशू किया। और इशू किस तरह किया? बस की स्ट्रोक से अपने कंप्यूटर में $100 एसेट टाइप कर दिया और फिर रिजर्व्स, उनके प्राइमरी डीलर के जो रिजर्व्स हैं, जो उनका करंट अकाउंट है, उसमें पैसे डाल दिए।
और जो प्राइमरी डीलर हैं, जेपी मॉर्गन है या गोल्डमैन सैक्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, अ, उनका अकाउंट होता है सेंट्रल बैंक में, तो उनके अकाउंट में $100 आ गए और लोन लाइबिलिटी हो गई उनकी $100 की। अच्छा, अब क्या हुआ स्टेप 2 में कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने $100 का बॉन्ड इशू कर दिया। तो बॉन्ड जो है लाइबिलिटी है गवर्नमेंट के लिए। अच्छा जी, अब $100 जो प्राइमरी डीलर के पास थे, उन्होंने $100 गवर्नमेंट को दे दिए। तो गवर्नमेंट के अकाउंट में $100 आ गए और $100 का बॉन्ड हो गया। तो गवर्नमेंट का तो अकाउंट बैलेंस हो गया। फिर जो सेंट्रल बैंक है, उसने लोन इशू किया था $100 का, तो उनके एसेट 100 हैं। और जो HSBC के ये प्राइमरी डीलर के जो रिजर्व्स थे, वो ज़ीरो हो गए क्योंकि उन्होंने इस्तेमाल कर लिए बॉन्ड खरीदने के लिए। और जो गवर्नमेंट का अकाउंट था, उसमें $100 आ गया लाइबिलिटी। तो जो प्राइमरी डीलर के $100 कैश पड़ा हुआ था, वो ज़ीरो हो गया और वो पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में चला गया। और जो प्राइमरी डीलर है, गोल्डमैन सैक्स, HSBC, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, तो उन्हें एसेट मिल गया एक $100 का, और लाइबिलिटीज में उनके अकाउंट में $100 का लोन है जो उन्होंने सेंट्रल बैंक से लिया था। सबकी बैलेंस शीट सब टैली हो गई। तो हुआ ये कि अब गवर्नमेंट के अकाउंट में $100 आ गए, अब गवर्नमेंट खर्चा कर सकती है। अच्छा, अब जो है ट्रेजरी के अकाउंट में पैसा आ गया, TGA में जो गवर्नमेंट का अकाउंट है उसमें पैसे आ गए, बॉन्ड इश्यू हो गया। लेकिन इसमें और स्पेंडिंग के दौरान थोड़ा सा टाइम है। लेट्स से एक हफ्ते बाद जो पुलिस वालों को पैसे देने हैं, $100, तो इस एक हफ्ते में ट्रेजरी क्या करेगी कि वो $100 को ना प्राइवेट बैंक्स में जमा कर देगी, डिपॉजिट। तो गवर्नमेंट का एक अकाउंट प्राइवेट बैंक्स में भी होगा, इसको कहेंगे टैक्स एंड लोन अकाउंट। एक अकाउंट तो TGA है जो सेंट्रल बैंक में है, और एक एक अकाउंट होता है कमर्शियल बैंक्स में, जिसका नाम होता है टैक्स एंड लोन अकाउंट। तो वो $100 वो उसमें जमा कर देगी अपना टैक्स एंड लोन अकाउंट में। तो इससे फायदा ये होगा कि बैंकिंग सिस्टम में $100 के रिजर्व्स रहेंगे, लिक्विडिटी शॉर्टेज नहीं होगी, तो वो डॉलर्स लोन्स के लिए इस्तेमाल करेंगे वगैरह। तो लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट $100 डिपॉजिट कर देगी टैक्स एंड लोन अकाउंट में। अच्छा जी, तो अब क्या हुआ, TGA अकाउंट ज़ीरो हो गया, जाहिर सी बात है, क्योंकि पैसा तो सेंट्रल उसमें चला गया प्राइवेट बैंक्स में। बॉन्ड की लाइबिलिटी $100 है, वो तो रहेगी एज इट इज। और सेंट्रल बैंक है, उनका तो लोन है ही $100 का जो उन्होंने दिया हुआ है प्राइमरी डीलर्स को। और रिजर्व्स जो हैं उनके $100 हैं। अब वो $100 गवर्नमेंट के तो खत्म हो गए, जीरो हो गए, लेकिन जो प्राइवेट बैंक्स हैं, तो गवर्नमेंट ने $100 दिए प्राइवेट बैंक्स को, इसलिए प्राइवेट बैंक का रिजर्व अकाउंट $100 से बढ़ गया। ठीक है, तो $100 के रिजर्व्स हो गए एसेट, और जो गवर्नमेंट ने वो दिया था, जो डिपॉजिट किया $100, वो यहाँ आ गया। अच्छा, अब ये होगा कि जो प्राइमरी डीलर्स ने, JP मॉर्गन ने लोन लिया हुआ था, तो रिपो लोन जो है वो पे कर देगा अगले स्टेप में। तो लाइबिलिटी उसकी -100 हो गई, और जो सेंट्रल बैंक में रिपो का लोन था एसेट, वो भी माइनस हो गया। तो एसेट लाइबिलिटीज अपना ये सेटल हो गई इस स्टेप में। अच्छा, अब एक हफ्ता गुजर गया और अब गवर्नमेंट को ज़रूरत है अपने $100 की वापस। तो याद करें कि गवर्नमेंट ने $100 करंट अकाउंट में जमा किए हुए थे प्राइवेट बैंक में, तो गवर्नमेंट उसमें से निकाल लेगी। तो प्राइवेट बैंक के जो रिजर्व्स हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे, और जो करंट अकाउंट बैलेंस था वो भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने $100 यहाँ से निकाल लिए और निकाल के क्या किया, वापस सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट कर दिए। तो गवर्नमेंट के $100 सेंट्रल बैंक में वापस आ गए।
तो ये सब जीरो जीरो हो गया, सब बैलेंस हो गया। तो एसेट $100 के हो गए, ये जो करंट अकाउंट बैलेंस पड़ा है सेंट्रल बैंक में, और बॉन्ड इशू करा $100 का, वो ये है। अब वो इस्तेमाल कर सकता है। वो टेम्परेरी $100 रखे थे प्राइवेट सेक्टर में, अब एक हफ्ता गुजर गया, अब इमीडिएटली पेमेंट करना है, तो $100 विड्रॉ कर लिए गवर्नमेंट ने वापस सेंट्रल बैंक में। तो अब इस स्टेप में एक्चुअली स्पेंडिंग होगी। अब जो पुलिस वालों को पैसे देने, तो $100 गवर्नमेंट जो है वो दे देगी पुलिस वालों को। उसमें क्या होगा कि जो गवर्नमेंट का अकाउंट है सेंट्रल बैंक में वो ज़ीरो हो जाएगा, और जो पुलिस वाला है उसके $100 बढ़ गए, उसके अकाउंट में डाल दिए करंट अकाउंट में। और जो प्राइवेट बैंक है उसका एसेट हो गया $100 का रिजर्व्स जो सेंट्रल बैंक में रखे हैं। $100 सेंट्रल बैंक रिजर्व्स हो गए, ये करस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी हो गई। ये बॉन्ड है जो इशू किया था गवर्नमेंट ने, और ये जो गवर्नमेंट का अकाउंट है वो ज़ीरो हो गया क्योंकि $100 हमने पुलिस वाले को दे दिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अपना बैलेंस हो गई, और पुलिस वाले के अकाउंट में $100 डिपॉजिट एसेट आ गया। तो अब इसका कंक्लूजन क्या है जो हमने अभी देखा? डेफिसिट स्पेंडिंग हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जब लोन इशू करती है, स्पेंड करती है, तो उससे क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो हमने देखा कि गवर्नमेंट ने $100 इशू किए, और $100 इशू करके हमने पुलिस वाले को दे दिए। तो अब क्या इम्पैक्ट्स हुए, इसको हम समराइज करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, ट्रेजरी ने, गवर्नमेंट ने $100 इशू किए, बॉन्ड इशू किया, पेपर। तो उससे क्या हुआ कि जो बॉन्ड्स हैं वो बढ़ गए, पब्लिक डेट बढ़ गया, जो नेशनल डेट होता है वो बढ़ गया। ठीक है, अगर प्राइमरी डीलर्स के पास $100 नहीं होते खरीदने के लिए, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, उनको लोन दे देता है, रिजर्व्स अवेलेबल कर देता है खरीदने के लिए। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को कि गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आसानी से बिक सके। फिर जब बेच देता है और गवर्नमेंट के पास पैसे आ जाते हैं, तो गवर्नमेंट $100 दे देती है पुलिस वाले को। पुलिस वाले के पास पैसा आ गया, तो मनी रियल इकोनॉमी में आ गई, $100 आ गया उसके पास। तो वो गया लोकल दुकान में, और उसने जाके इससे ब्रेड खरीद ली, और चिकन खरीद लिया, वगैरह वगैरह, $100 से कुछ सामान खरीद लिया। फिर वो पैसा सर्कुलेट होने लगा इकोनॉमी के अंदर। हाउस होल्ड को क्या मिल गया, $100 मिल गए, पुलिस वाले को $100 मिल गए अपने अकाउंट में। और जो उसके एसेट्स हैं वो बढ़ गए। तो कहने का मतलब ये है कि जो $100 जो लोन है ना, जो नेशनल डेट है, जो गवर्नमेंट डेट है $100 का, वो असल में $100 का एसेट है, जो जो लाइबिलिटी है गवर्नमेंट की, जो बॉन्ड है गवर्नमेंट का, जो लाइबिलिटी है, वो असल में प्राइवेट सेक्टर के लिए एसेट है। तो प्राइवेट सेक्टर के पास जो है, जो जेपी मॉर्गन है उसके पास $100 का लोन है, तो वो एसेट है उस जेपी मॉर्गन के लिए, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा उसको। तो गवर्नमेंट डेट जो है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए एसेट है, उसके लिए सेविंग्स की एक स्कीम है। तो इससे ये भी हुआ कि जब $100 खर्चा किया, तो बैंकिंग सिस्टम में वो $100 आ गया। तो इससे जो है अपना बैंक्स लोन दे सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं लोन्स को। तो ये इम्पैक्ट है डेफिसिट स्पेंडिंग का।